तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं, और वो ये है कि फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, आपको याद होगा आज के दौर के सबसे बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, और तिहाड़ में रहते हुए उसने 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए की ठगी की थी। रैन बैक्सी की मालकिन से ये पैसे लिए थे, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं वो भी तिहाड़ जेल में बंद, और बाहर निकलवाने के लिए। तो उसके बाद ईडी और दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने काफ़ी जांच की, तफ्तीश की। एक चार्जशीट पहले ही दाखिल हो गई, एक दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी ने कोर्ट में आज दाखिल किया। सप्लीमेंट्री चार्जशीट ये होता है कि जो पहली चार्जशीट आप दाखिल करते हैं और उसके बाद अगर आपको कोई नया एविडेंस, नई चीज़ें पता चलती हैं, तो फिर आप उसको अदालत के सामने रखते हैं, उसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस को भी अक्यूज बना दिया है, और उनसे कई बार पूछताछ हो चुकी है, आपको पता है। तो ईडी ने इल्जाम ये लगाया है कि जैकलीन फर्नांडिस को जो सुकेश चंद्रशेखर ने महंगे महंगे तोहफे दिए, वो तोहफे अनजाने में नहीं दिए थे। जैसा कि जैकलीन फर्नांडिस ने अपने बयान में कहा था कि हमें मालूम नहीं था कि वो क्रिमिनल है, वो ठग है, हम रिलेशन में थे और उसने रिलेशनशिप की वजह से मुझे तोहफे दिए, पैसे दिए, मेरी फैमिली वालों को दिए। लेकिन अब ईडी को लगता है कि सुकेश के सारे काले कारनामों की जानकारी जैकलीन फर्नांडिस को थी, और इसीलिए वो जो 200 करोड़ रुपए की ठगी और रंगदारी, पैसे वसूलने के सारे इल्ज़ाम सुकेश पर है, वही इल्ज़ाम जैकलीन फर्नांडिस पर भी ईडी ने अब धर दिया है। और ये कहा है कि ये 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रंगदारी और वसूली हुई है, इसकी पूरी जानकारी जैकलीन फर्नांडिस को थी। अब यहाँ से जैकलीन की मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। जैकलीन के पास से बहुत सारे गिफ्ट मिले थे। उनमें से एक ये भी था कि जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर ने प्रपोज किया, एक डायमंड का रिंग दिया था। उस रिंग के ऊपर जे और एस बना हुआ था, जे फॉर जैकलीन और एस फॉर सुकेश। इसके अलावा उसने एक्ट्रेस को, मतलब जैकलीन फर्नांडिस को, एक 50 लाख का घोड़ा, 9-9 लाख रुपए की बिल्लियाँ, बताइए कैसे कैसे तोहफे दिए जाते हैं। साथ में गुची के 3 डिज़ाइनर बैग, गुची के 2 जिम वियर, लुई विटॉन के 1 जोड़ी शूज़, हीरे की 2 जोड़ी बालियाँ, माणिक का 1 ब्रेसलेट, 2 हेमीज ब्रेसलेट और एक मिनी कूपर कार दी थी। करोड़ों रुपए के ये सारे चीज़ें थी। तो ये महंगे महंगे गिफ्ट ईडी ने ऑलरेडी वसूलने के लिए, क्योंकि 200 करोड़ रुपए तो दूसरे के थे, तो जो गिफ्ट दिए थे जैकलीन से वापस लेने के लिए बाकायदा उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज है। लेकिन अब ये नई मुसीबत आ गई है, चार्जशीट में अक्यूज यानी आरोपी बना दिया है। तो अब ये मुश्किल हो गई है जैकलीन फर्नांडिस के लिए। वो श्रीलंकाई सिटीजन है, श्रीलंका के नागरिक हैं, यहाँ वर्क परमिट पे काम करती हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो अब सवाल ये है कि अब क्या होगा, क्या जैकलीन फर्नांडिस को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? गिरफ्तारी की तलवार तो उन पर लटक रही है। तो ऐसा नहीं है कि अभी चार्जशीट आज दाखिल की और उनको फौरन अरेस्ट कर लिया जाएगा। जो कानून है, कानून के हिसाब से ईडी ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की अदालत में, अब ये अदालत के फैसले के ऊपर है कि ईडी के इन इल्ज़ामों को अदालत मानती है कि नहीं। वो ऐसे कि इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को देखकर अदालत को लगता है कि जो इल्ज़ाम जैकलीन पर लगाए गए हैं उसके बारे में सारे एविडेंस हैं, सबूत हैं। वो 200 करोड़ रुपए की ठगी और सब जानकारी थी जैकलीन को पहले से, उसके बाद भी उसके साथ रिश्ता रखा, गिफ्ट लिया। तो अदालत को अगर यकीन हो जाता है कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जितनी भी सारी चीज़ें, विटनेस, गवाहों का जिक्र है, सबूतों का जिक्र है, वो जेन्युइन है, तो फिर अदालत उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब ये हुआ कि अब इसके बाद वो चार्जेस जैकलीन पर लग जाएगी और फिर मुकदमे की कार्रवाई शुरू होगी। तो अगर अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया ईडी की इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को हूबहू, तो फिर अदालत के एक्सेप्ट करते ही जैकलीन को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर अदालत ने ईडी की इस चार्जशीट को एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि ये जो आपने इसको अक्यूज बनाया, आरोपी बनाया है, और इसमें जो जो आप सबूत और गवाहों की बात कर रहे हैं, ये सब हवा हवाई है, डायरेक्ट कोई लिंक नहीं जोड़ रहा है, सुकेश चंद्रशेखर ठगी कर रहा था, उस ठगी की जानकारी जैकलीन को नहीं थी, वो तो उसके साथ दोस्ती कर रही थी, रिलेशनशिप में थी, और सुकेश ने उसे कभी अपनी हकीकत बताई नहीं। तो अगर ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को कोर्ट नहीं मानती है, कहती है कि इतना पुख्ता सबूत और एविडेंस और गवाह नहीं है कि आरोप तय हो,
ये चार्जशीट फ्रेम किया जाए जैकलीन पर, तो फिर अदालत उन चार्जेस को हटा सकती है। हटा देगी तो जैकलीन फर्नांडिस अपने आप बच जाएंगी। लेकिन अगर उन चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेती है कोर्ट, तो फिर जैकलीन फर्नांडिस की गिरफ्तारी तय है। और उसके बाद खैर मुकदमा चलेगा। मुकदमे के बाद जो फैसला आएगा, जो सज़ा होगी, वो आने वाले वक्त में, उसमें काफ़ी वक्त लगता है। तो अभी दो सूरत है, चार्जशीट बेशक दाखिल हो गई, लेकिन अब ये कोर्ट के ऊपर है कि उस चार्जशीट को एक्सेप्ट करती है कि नहीं। कर लिया तो जैकलीन जेल, नहीं किया तो जैकलीन बाहर। और गिरफ्तारी के बाद भी खैर उनके पास बेल का राइट होगा। तो आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि क्या होगा। ये थी अपडेट इस कहानी की। अब अपनी कहानी शुरू करूँ आज की, उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि ऐसी तमाम कहानियाँ, ऐसी तमाम दिलचस्प कहानियाँ, मज़ेदार कहानियाँ आप कुकू FM ऐप पर भी सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग सुन भी रहे हैं। और कुकू FM ऐप पर अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं, किस्से हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, जिस पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप देख सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी कहानियों में हिंदुस्तान के कहते हैं जो सबसे बड़ा सीरियल किलर बहराम खान, तो बहराम की कहानी भी है कुकू FM ऐप पर, आप वो भी सुन सकते हैं। तो अपने मनपसंद की कहानियाँ आप कुकू FM ऐप पर भी जाकर सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कोई भी शायद इस बात को यकीन नहीं करेगा कि एक क्राइम हो, खासतौर पर एक कत्ल हो, और खुद पुलिस नहीं चाहेगी कि उस कत्ल का वो जांच करे, कातिल तक पहुंचे, मरने वाली के बारे में पता करे वो कौन है, और बस पल्ला झाड़ने की कोशिश करे। मतलब एक क्राइम हुआ, एक कत्ल हुआ, और पुलिस उससे अपने आप को साइड करने की कोशिश करे कि हटाओ, कौन इसकी जांच करेगा। और पुलिस वैसा ही करती है। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो पुलिस नहीं करती है, और जो काम जिसको नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। ये कहानी है दिल्ली में हुए एक कत्ल की, जिसमें दिल्ली पुलिस, खासतौर पर एक थाना जिसके ज्यूरिसडिक्शन में ये कत्ल हुआ था, उसने इस कत्ल को सीरियसली लिया ही नहीं। और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, जो डॉक्टर थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, फॉरेंसिक टेस्ट किया, वो इस कत्ल को सुलझाने के लिए लगे रहते हैं। वो अपनी कोशिश करते हैं और पुलिस चाहती है कि खामखा कहाँ ये पड़े हुए हैं इस पचड़े में, छोड़ें इसको। और वो कहते हैं कि नहीं, हम लगे रहेंगे। और आखिरकार उनकी मेहनत की वजह से एक केस खुलता है, एक केस सुलझता है, और फिर एक कत्ल की कहानी सामने आती है। ये कहानी है करीब 25 साल पुरानी, 1997 की। दिल्ली में एक इलाका है सुल्तानपुरी। उसी सुल्तानपुरी इलाके में एक पुलिस स्टेशन है, सुल्तानपुरी के ही नाम पर। तो इस सुल्तानपुरी इलाके में 1997 में एक लाश मिलती है। एक छोटी सी नदी टाइप की जगह थी, उसके किनारे कुछ राहगीर गुजर रहे थे। वो देखते हैं और उन्हें गठरी टाइप की चीज़ दिखाई देती है। तो वो, और ये आता है आपके नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, सुल्तानपुरी। तो गठरी में लाश को देखकर वो शख्स पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस की टीम आती है, लाश को उठाती है, कब्जे में लेती है, और इसके बाद उसे सब्जी मंडी मुर्दा घर भेज देती है, मोर्चरी, क्योंकि वो उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता था। सब्जी मंडी मुर्दा घर कहते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा मुर्दा घर है। मैं कई बार गया हूँ अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के सिलसिले में, और वहाँ अगर आप एक बार आप जाएं तो आपका फिर पूरा अगला 24, 48, 72 घंटे वो अजीब से गुजरते हैं। क्योंकि उस ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं मैंने उस मुर्दा घर में, जब लाशें रखने के लिए भी जगह नहीं थी। और दिल्ली में हर रोज़ रोड एक्सीडेंट, लावारिस लाशें, रेलवे ट्रैक पर लाशें, ऐसी लाशें बरामद होती रहती हैं, कुछ कत्ल वाली लाशें। तो ऐसी सारी लाशों को वहाँ पे लाकर रखा जाता है। चूँकि वो बड़ा है तो ज़्यादातर लाशें वहीं होती हैं, और बहुत ही अजीब मंजर होता है, अजीब दृश्य होता है उस सब्जी मंडी मुर्दा घर का। तो वहाँ से आने के बाद फिर वो यादें, वो तस्वीरें, वो चीज़ें आपके दिमाग से जल्दी जाती नहीं हैं। और मैंने कहा ना, जैसा कि हर तरह की लाशें, अब ऐसी ऐसी लाशें जो ख़राब हो गई हैं, सड़ गई हैं, फूल गई हैं, कटी फटी रोड एक्सीडेंट के, तो वो एक अजीब सी स्मेल भी आती है उस पूरे जगह से। तो उसी सब्जी मंडी मुर्दा घर में इस लाश को सुल्तानपुरी पुलिस की टीम ले जाकर रख देती है। अब लाश की शिनाख्त हुई नहीं थी। लाश को ले जाया गया। पहली नज़र में ये था गठरी में जिस तरीके से लाश थी कि ये तो मर्डर का केस है।
जो लाश मिली थी जिस तरीके से, वो लाश की जो गठरी बनाई गई थी वो एक रज़ाई की गठरी थी। सर्दियों में रुई डालकर, कॉटन डालकर पहले रज़ाई बनाई जाती थी। तो उसी रज़ाई की एक गठरी बनाई गई थी और उस गठरी में लाश के दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे और उसी के अंदर ये लाश थी। लाश एक महिला की थी। जिस जगह पे ये लाश थी वहाँ पे मैंने बताया कि थोड़ा सा एक छोटा मोटा नदी था, तो उस गठरी का थोड़ा सा हिस्सा पानी की तरफ था और बाकी हिस्सा सूखे की तरफ था। अब ये हुआ कि लाश की शिनाख्त की जाए। जिस महिला की लाश थी उसके सर से बाल भी अब लगभग गायब हो गए थे। लाश की हालत देख के लग रहा था कि काफ़ी पुरानी लाश है। फॉरेंसिक टीम ने इसकी जांच की, इस लाश की। जब जांच की तो देखा कि और तो कोई शिनाख्ती कार्ड और बाकी चीज़ें हैं नहीं, चेहरा भी लगभग अब ख़राब हो चुका है, तो चेहरे के ज़रिए पहचानने की कोशिश भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन कुछ चीज़ें मिली। एक वो रज़ाई जिसके अंदर ये गठरी बनाकर लाश को डाली गई थी, साथ ही उसके अलावा महिला के गले में एक धागा मिला जिस धागे के साथ एक चाबी लटकी हुई थी। अब चाबी का गुच्छा था बाकायदा पूरा, और वो ठीक ठाक था बिल्कुल। हाथों में चूड़ियां थी और चूड़ियां सलामत थी, एक भी चूड़ी टूटी नहीं थी। इसके अलावा उसके कुछ कपड़े शरीर पर चिपके हुए थे। बस ये सारी चीजें थी, इसके अलावा और कोई चीज नहीं थी। अब फॉरेंसिक टीम ने जब जांच की लाश की तो कद काठी और बाकी चीज़ों से देखकर उन्हें लगा कि शायद ये महिला नेपाल की है। उसकी कद काठी की बनावट और बाकी चीज़ें वैसी इशारा कर रही थी क्या तो नेपाल की है या फिर नेपाल के बॉर्डर लगते हुए बिहार की हो सकती है। अब बस इतनी सारी जानकारी थी। फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच कर ली। अब सुल्तानपुरी एसएचओ और उनकी टीम का काम था कि इस महिला के बारे में जानकारी हासिल करें। तो जब पहली बार पता चला कि ये नेपाल की हो सकती है तो वहाँ पुलिस ने आसपास के जितने भी नेपाल के लोग रहते थे उस बस्तियों में उनसे पूछताछ की तो पता चला नहीं, ऐसी कोई महिला गायब नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, न महिला की शिनाख्त हुई, न उसके कातिल का सुराग मिला, और खुद पुलिस भी भूल रही है कि इसको क्या करना है। अब लेकिन लाश मुर्दाघर में रखी है। मुर्दाघर में फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच कर ली। इसके बाद कहा कि चलो अब कब तक ये रहेगा, एक ख़ास वक्त तक आप मुर्दाघर में लाश रखते हैं। तो जो भी उसकी तस्वीरें बाकी चीज़ें थी और जो सामान था वो सहेज कर रख लिया था डॉक्टरों ने। और फिर ये हुआ कि चलो उसका पोस्टमार्टम करते हैं, और पोस्टमार्टम करने के बाद लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो अब लाश की पोस्टमार्टम की जाती है। जो पोस्टमार्टम करते हैं मिस्टर के.एल. शर्मा थे उस वक्त फॉरेंसिक के, जिन्होंने ये पोस्टमार्टम किया था। काफ़ी जाने माने दिल्ली के ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर के.एल. शर्मा। तो इन्होंने पोस्टमार्टम किया। उस पोस्टमार्टम के जरिए पता चला कि उसके सर पे एक चोट के निशान है और ऐसा लगा था कि किसी वजनी चीज से मारा गया। गले पे किसी वायर के निशान थे, तो उससे यह साबित हुआ कि उसका गला घोटा गया, गला भी घोटा गया और उसके सर पे वजनी चीज से मारा भी गया। तो इसका मतलब है सिंपल सीधा सा ये कत्ल का मामला है। अब पुलिस को ये सारी चीज़ें बता दी डॉक्टर साहब ने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चला कि ये जो है बिहार की, नेपाल की नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, खान पान क्या कुछ मिलता है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि इस महिला का कत्ल करीब 2.5 महीने पहले हुआ है। अब 2.5 महीने पहले कत्ल हुआ, 2.5 महीने बाद लाश मिली, उसके बाद पोस्टमार्टम सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने सुल्तानपुरी एसएचओ को, जो डॉक्टर है, अपनी पूरी रिपोर्ट दी। अब सुल्तानपुरी साहब जो एसएचओ साहब और पुलिस, वो वैसे ही इस केस में कि कहाँ एक लावारिस लाश मिली है वैसी नज़रिए से देखते हैं, हाई प्रोफाइल है नहीं। ऐसे ना मालूम कितने केस गुमनामी की ज़िंदगी में यूँ ही खो जाते हैं। तो उन्हें लगा कि एक पता नहीं गरीब महिला है, अनजान गुमनाम लावारिस लाश, कहाँ इसमें इतनी मेहनत करें। तो वो छोड़े में, केस पे कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन ये जब रिपोर्ट आई तो एसएचओ साहब उल्टे डॉक्टर साहब से भिड़ गए। उन्होंने कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं कि 2.5 महीने पुरानी लाश है, 2.5 महीने पहले कत्ल हुआ है। 2.5 महीने तक, और 2.5 महीने के अंदर तो लाश पूरी तरह सड़ चुकी होनी चाहिए, हमारे हाथ भी नहीं आता। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि देखो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस गठरी में जिसमें लाश थी, इसका कुछ हिस्सा पानी के पास था, कुछ हिस्सा सूखे के पास था,
फिर उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक में एक टर्म होता है एक, जिसका नाम है एडिपोसियर। तो एडिपोसियर होता है कि लाश की कैसी हालत क्या होती है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी वक्त हो गया और लाश सड़ती नहीं है। उसकी वजह है या तो उसे पानी कम मिला या फिर उसके साथ हवा कम लगी। तो ऐसी जगहों पे लाश अलग अलग जगहों से सड़ती है, एक साथ पूरी लाश नहीं सड़ती है। तो कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, कुछ हिस्से बच जाते हैं, और ये मेडिकल टर्म में है, उन्होंने सब कुछ समझाया। लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं कि ऐसा हो सकता है, और 2.5 महीने पुरानी लाश है। और डॉक्टर साहब को लग गया कि पुलिस का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस केस को सुलझाने में। अब के शर्मा साहब ने कहा कि चलो मैं ही इसमें कुछ कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, कोई आगे भी नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि जो लाश के पास से कुछ चीज़ें बरामद हुई, हाथों की चूड़ियाँ, गले में एक धागा, धागे में चाबी का एक ख़ास गुच्छा उस तरीके का बना हुआ, और कुछ कपड़े जो लाश के साथ चिपके हुए थे, ये सारी चीज़ें सहेज कर रखी हुई थी। पुलिस का रवैया देख चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि चलो, उन्होंने एक डमी तैयार किया उसी महिला के हाइट की। कई बार ऐसा मैंने आपको बताया था, सुशांत सिंह राजपूत केस में भी ट्रायल हुआ था डमी के जरिए कि ये हैंगिंग है या नहीं है। तो उन्होंने उसी वेट कद काठी का एक डमी बनाया, एक पुतला जैसा, और उस पुतले में क्या किया कि उसके गले में वो चाबी का गुच्छा धागे के साथ वैसे ही डाल दिया। उस पुतले के दोनों हाथों में चूड़ियां पहना दी जो लाश से बरामद हुई थी। वो जो कपड़े मिले थे वो कपड़े भी पुतले को पहना दिए। अब ये सब करने के बाद उन्होंने सुल्तानपुरी थाने की एसएचओ को तैयार कर लिया कि कम से कम इतनी मदद तो कर दो कि इस पुतले को थाने के गेट के पास टांग दो साइड में, हो सकता है कोई मदद मिल जाए। एसएचओ ने कहा चलो, कुछ होना देना तो है नहीं, डॉक्टर साहब को ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। उस पुतले को सुल्तानपुरी थाने के पास, 97 की बात है, उसके गेट के पास टांग दिया गया। अब वो पुतला था एक, अब वो सारे कपड़े, चूड़ियाँ, चाबी के गुच्छे, अब पुतला टंगा हुआ है। करीब हफ्ता गुजर गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने नोटिस नहीं किया। 1 हफ्ते के बाद चमत्कार होता है। एक शख्स आता है, बुजुर्ग सा, और वो पुतले को देखने के बाद अंदर जाता है, बोलता है कि ये पुतला किसका है और कहाँ से मिला। तो वो बताता है कि ये पुतला तो पुतला है, लेकिन इसके कपड़े और ये सारी चीज़ें एक लाश से बरामद हुई है। वो वापस आता है, पुतला देखता है, उस सारी चूड़ियों को फिर से ध्यान से देखता है, चाबी का गुच्छा देखता है, वो कपड़ों को देखता है, और कहता है ये सारी चीज़ें तो मेरी बेटी की हैं, और मेरी बेटी करीब 2.25 महीने से गायब है। अब तक इतने टाइम और निकल चुके थे। अब ये बात जब एसएचओ को पता चली तो फिर वो बदहवास, उसने पूछा कब, कहाँ। अब यहाँ एक नई चीज़ पता चला कि 2.25 महीने पहले उसी सुल्तानपुरी थाने में एक शख्स ने आकर एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, और वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि वही है जो पुतला देख कर आया और जिसने कहा कि ये मेरी बेटी के सामान है। अब यहाँ शर्मिंदगी के अलावा और कुछ हो नहीं सकता था। एसएचओ को लगा कि पता नहीं क्या उस वक्त, खैर ये टीवी और न्यूज़ चैनल इतने सारे चीज़ें थी नहीं, वरना तो उसकी नौकरी उसी वक्त चली जाती लापरवाही के लिए। अब उसे लगा कि ये क्या हुआ। खैर उसने अपने स्टाफ को डांटा, झाड़ा, और इसके बाद डॉक्टर साहब को फिर फ़ोन किया गया, वो आए, फिर वो पूछताछ की। तो उन्होंने कहा कि ये जो गुच्छा है चाबी का और ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े मैंने खुद बिहार में सिलवाए थे अपनी बेटी के लिए, और ये चूड़ियाँ भी मेरी बेटी की, मैं इसे पहचानता हूँ, और जो धागा है और चाबी है ये भी मैं जानता हूँ। अब सवाल ये था कि उनकी बेटी का कत्ल 3.25 महीने पहले किसने किया। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो दामाद है वो भी 3.25 महीने से गायब है। अब लगा कि ये क्या मामला, कहीं दूसरा कत्ल तो नहीं है। खैर पुलिस सुल्तानपुरी इलाके में ही उस बताए हुए पते पर पहुंचती है जहां वो महिला अपने पति के साथ रहती थी। वहां जाती है, दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि वो करीब 3.25 महीने से नहीं आया, और सेम जो तारीख बताई जिस दिन से ये महिला गायब थी, उसके अगले 2-3 दिन के बाद से ही वो गायब हो गया था। मतलब एक साथ दोनों चीज़ें हुई। अब पुलिस को एक ये था कि कहीं वो भी मर ना गया हो, किसी ने मार ना दिया हो, ये है कि कत्ल करने के बाद वो कहीं भाग गया हो। अब पुलिस ने अपने मुखबिरों को लगाया, उसका पता वता पूछा, वो भी बिहार का था। फिर पुलिस की एक टीम गई और इत्तेफाक से बिहार के गांव में वो मिल गया। पुलिस उसे पकड़ कर लेकर आई। लाने के बाद उससे पूछताछ हुई और उसने फिर एक्सेप्ट किया कि अपनी बीवी का कत्ल उसी ने किया था। झगड़ा था और कई चीज़ों में टोका टोकी करती थी,
और इसीलिए गुस्से में एक दिन उसने नशे में अपनी बीवी को मार डाला। मारने के बाद रज़ाई में उसकी लाश को लपेटा और ले जाकर सन्नाटे में, वहीं एक सड़क किनारे सुनसान इलाका था, थोड़ा वहाँ पानी वानी भी था, वहीं ले जाकर लाश को फेंक दिया और फिर अगले दिन वो घर से भाग गया था। तो पुलिस ने उसे खैर गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी कहानी में फिर यही हुआ कि जिस केस को पुलिस कोई उसमें दिलचस्पी नहीं थी, सुलझाना भी नहीं चाहती थी, एक मर्डर के केस को, उसको एक डॉक्टर ने अपनी लगन और जतन से और वो सारी फाइंडिंग्स खोज कर कि इस महिला के कपड़े, इसकी चूड़ियाँ, इसके चाबी के गुच्छे, इसकी बनावट और फिर वो डमी पुतला थाने के बाहर टांगना, उसने एक केस को सुलझा कर रख दिया। तो वही होता है कि आदमी कोशिश करे तो हर क्राइम को सुलझा सकता है। लेकिन यहाँ सुल्तानपुरी पुलिस ने ईमानदारी से अपना उस वक्त फ़र्ज़ ही नहीं निभाया था। अगर डॉक्टर साहब ना होते तो शायद ये गुमनाम और लावारिस लाश हमेशा के लिए एक लावारिस लाश ही रहती। तो ये थी कहानी। अब कहानी के बाद वही अपना सिलसिला। आज राजू पांडे का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राजू। ये जौनपुर से हैं। इसके अलावा मेघना सिरोही, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मेघना जी। और इकज्योत सिंह जी की वाइफ है ये। साथ ही अनंत जायसवाल का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनंत। और सुधीर कुमार जी ने भेजा है। प्रिंस कुमार परमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिंस। और जितेंद्र सिंह जी ने भेजा, उनके बेटे हैं। इसके अलावा अजय परवाल साहब की एनिवर्सरी है आज। इन्होंने अपनी वाइफ का नाम लिखा नहीं, लेकिन आप दोनों को बहुत बहुत बधाई अजय परवाल साहब, और ये मंगोलिया से हैं। साथ ही मिर्ज़ा फुरकान, क्राइम तक फैमिली मेंबर, इनकी शादी तय हो गई है, बहुत बहुत मुबारक आपको फुरकान। बबीता अकापोयल, इसके अलावा जसकीरत सिंह ने एक स्टोरी की फरमाइश की है। बलकार सिंह खोसा ने एक स्टोरी की फरमाइश की है। रजत भारद्वाज जी ने भी की है कहानी की फरमाइश। कौशल पटेल, थैंक यू सो मच, और एक कहानी की भी फरमाइश की है। विकास कुमार जहानाबाद से एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा आयशा सैयद कह रही हैं आप हॉरर स्टोरी सुनाएं, मैं नींद नहीं आती बिना हॉरर स्टोरी सुने। अब मैं इतनी सारी हॉरर स्टोरी कहाँ से लाऊं आयशा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। इसके अलावा राजेश बतकोती जी हैं, और ये बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो आप फटाफट अच्छे हो जाइए, आपको ऊपर वाला हमेशा अच्छा रखे। फैज़ान रशीद हैं, थैंक यू सो मच, आपने जो लिखा और आपने जो सलाह दी। इसके अलावा देबाब्रोता बनर्जी हैं, और शेख मुजीबुर रहमान की कहानी सुनना चाहते हैं। मुझे याद आ रहा शायद मैंने ये सुनाई है, एक बार फिर उसे कंफर्म कर लूँगा। इसके अलावा अश्वनी सिंह जी हैं, थैंक यू सो मच, और आपने जो कुछ भेजा है मैं उसको पढ़ूँगा। तो इसके अलावा उमेश गुप्ता जी कनाडा से, और वलंगानी विवेन उर्फ दीपा, इन लोगों ने कल की ईरान की कहानियों के ऊपर लिखा है। तो अफसोसनाक कहानी है। ऐसा नहीं कि ईरान में पढ़े लिखे लोग नहीं, ईरान में सब पढ़े लिखे लोग हैं। उस कहानी में एक और चीज़ थी कि जो बाद में जब पकड़े गए थे जज बच, तो उसमें ये हुआ था कि जब इंटेलिजेंस यूनिट ने उसकी जांच की, तो उसमें ये जो बाकी चीज़ें सामने हैं, उसमें ये था कि इसमें जिस जज ने फैसला सुनाया था, उस जज की पर्सनल खुन्नस थी, खुंदक, क्योंकि एक तो उस लड़की ने हिजाब हटाया, दूसरा उसने जूता निकाल कर या चप्पल निकाल कर फेंका था। तो हालांकि एक जज को फैसला सुनाते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उसने निजी दुश्मनी में इतना बेरहम फैसला सुनाया था, और इस तरीके से उसे, उस जो नाबालिग थी, उसे फांसी की सज़ा दी थी, और इसीलिए उस जज को बाद में गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन जो भी था बेहद अफसोसनाक था। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको बताऊं कि वापस कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दिल्ली में भी केसेस बढ़ रहे हैं, देश में भी बढ़ रहे हैं, दुनिया में भी बढ़ रहे हैं, और आजकल मैं आसपास अपने देखता हूँ हर तीसरे शख्स का गला ख़राब है, फीवर है। मेरा भी आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से गला ख़राब है। तो हालांकि मैंने RT-PCR टेस्ट कराया है तो निगेटिव है, पर आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये फिर से कोरोना दस्तक दे रहा, बढ़ रहा है। तो सबसे ज़रूरी है ख्याल रखना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, तो बाकी सब फिर अच्छा होगा। तो अब इतना ही आज। मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।